नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की कुदरती दौलत की, उसके जंगलों की, उसके वन्य जीवों की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक तरफ तो बेशकीमती खजाना है और दूसरी तरफ है खतरे। और इन सब के बीच इसे बचाने की एक जबरदस्त लड़ाई भी चल रही है। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। चलिए शुरुआत एक आंकड़े से करते हैं जो पूरी तस्वीर सामने रख देगा। ये आंकड़ा है 8%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से करीब 8% अकेले भारत में पाई जाती हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। भारत बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत की जैव विविधता आखिर है कितनी कमाल की। फिर बात करेंगे उस खजाने की जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके बाद देखेंगे कि सरकार ने क्या कदम उठाए। और फिर जानेंगे कि कैसे आम लोगों ने, समुदायों ने इसे बचाने की बागडोर संभाली। और आखिर में हम सब मिलकर एक साझा भविष्य की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की इस जबरदस्त जैव विविधता की। अब ये जो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है ना, ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है। ये असल में जीवन का आधार है। वो जाल है जो हम सबको थामे हुए हैं। सोचिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जिस मिट्टी से हमारा खाना उगता है, ये सब इसी बायोडाइवर्सिटी की देन है। इसके बिना हमारा वजूद ही मुश्किल है। भारत के जंगल और मैदान ये पेड़ पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियों का घर है। यहाँ जीवन का एक ऐसा पेचीदा और नाजुक जाल बुना हुआ है जिसे बनने में हजारों साल लगे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है इस कहानी में। ये जो अनमोल खजाना है, ये अब बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। और ये एक ऐसा संकट है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और इस खत्म होते खजाने का सबसे बड़ा और दर्दनाक प्रतीक है बाघ। बाघ को एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। मतलब वो जंगल का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर बाघ खत्म तो समझिए पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक वक्त था जब भारत में लगभग 55,000 बाघ हुआ करते थे। और फिर 1973 तक आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 1,827 रह गई। वजह अवैध शिकार, जंगलों का कटना और उनके शिकार के लिए जानवरों की कमी। और देखिए, ये कहानी सिर्फ बाघों की नहीं थी। जैसा कि ये पुरानी अखबार की कटिंग दिखा रही है, घड़ियाल जैसे कई और जीव भी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। संकट बहुत बड़ा था। तो जब हालात इतने बिगड़ने लगे, तो सरकार को भी हरकत में आना पड़ा। चलिए देखते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए। ये 70 का दशक था जब संरक्षणवादियों की आवाज रंग लाई। 1972 में आया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक बहुत बड़ा और जरूरी कानून। इसके ठीक अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। और ये सिलसिला रुका नहीं। 80 के दशक में तितलियों और भृंगों जैसे छोटे जीवों को भी सुरक्षा मिली। और 1991 में तो पहली बार पेड़ पौधों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था ना, ये सिर्फ बाघों को बचाने का मिशन नहीं था। इसका मकसद बहुत बड़ा था। इसका मकसद था पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाना। मतलब जंगल को उसकी पूरी जैव विविधता के साथ महफूज रखना। अच्छा, जंगलों को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए सरकार ने उन्हें अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा। जैसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो संरक्षण के लिए सबसे जरूरी माने गए। फिर थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिन्हें और नुकसान से बचाना था। और फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो सरकार और निजी समुदायों दोनों के थे। इससे एक तरह का सिस्टम बन गया। लेकिन देखिए, सिर्फ सरकार के कानून बना देने से सब कुछ नहीं हो जाता। इस कहानी का एक और शायद सबसे अहम पहलू है स्थानीय समुदायों का योगदान। उनके बिना ये संरक्षण मुमकिन ही नहीं था। प्रकृति के साथ लोगों का जुड़ाव कितना गहरा हो सकता है, इसका अंदाजा पश्चिम बंगाल के इस लेप्चा लोकगीत से लगाइए। ये कहता है, मुझे अपना संगीत झरनों, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, कीड़ों और जानवरों से लेने दो। ये दिखाता है कि कैसे कई समुदाय कुदरत को पूजते हैं, उसे एक पवित्र शक्ति मानते हैं। और ये सिर्फ भावना नहीं है, ये एक्शन में भी दिखता है। भारत में कई जगहों पर आम लोग, स्थानीय समुदाय अपने जंगलों और जानवरों को बचाने के लिए खुद आगे आए हैं। और कई बार तो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इनके काम करने के तरीके भी कमाल के हैं।
जैसे हिमालय का मशहूर चिपको आंदोलन, जहाँ लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गए, या सरस का टाइगर रिजर्व में, जहाँ गांव वालों ने वाइल्ड लाइफ एक्ट का इस्तेमाल करके खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अरे राजस्थान के अलवर में तो 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया, अपने खुद के नियमों के साथ। और बीज बचाओ आंदोलन ने तो ये भी दिखा दिया कि बिना केमिकल के खेती भी मुमकिन है। और इन कोशिशों की जड़ें अक्सर हमारी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में बहुत गहरी होती है, जैसे सेक्रेड ग्रोव्स या पवित्र उपवन, जहाँ कुछ खास पेड़ों या जंगल के हिस्सों की पूजा की जाती है। या फिर बिश्नोई समाज को देखिए, जो काले हिरण जैसे जानवरों को पवित्र मानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जब प्रकृति पूजा का हिस्सा बन जाती है तो उसे बचाने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। तो एक तरफ सरकार की नीतियां और दूसरी तरफ लोगों की सीधी भागीदारी, इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन से हमें क्या सीख मिलती है? सबक बिल्कुल साफ है। अगर हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है तो इसमें स्थानीय समुदायों को शामिल करना ही होगा। फैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज़ शामिल होनी चाहिए। सबसे कामयाब तरीका वही है जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो, आर्थिक रूप से भी सही हो, और सबसे ज़रूरी जो उन लोगों के हक में हो जो इन जंगलों के आसपास रहते हैं। और आखिर में गौतम बुद्ध की ये बात, जो सदियों पहले कही गई थी, आज भी उतनी ही सच है। वो कहते थे, पेड़ असीमित दया और परोपकार का एक अजीब जीव है। ये सभी प्राणियों को सुरक्षा देता है, यहाँ तक कि उसे नष्ट करने वाले, कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया प्रदान करता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि कुदरत कितनी उदार है और उसे बचाना हम सब की एक साझी जिम्मेदारी है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी।